हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और कंस्ट्रक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है वो होता है क्लाइंट, देन कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। जो क्लाइंट से यहाँ मतलब है कि जो ओनर होता है वो क्लाइंट होता है, जिसकी कुछ भविष्य के कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती है, उसकी कुछ रुचि होती है कि मुझे इस तरह का कुछ डिज़ाइन करवाना है, तो वो क्लाइंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसमें कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि वो जो ओनर होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन करवाने वाले का, उससे डिस्कशन करता है और जो भी वो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस हो सकती हैं, उसको समय को देखते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में कंसल्ट करता है, वो कंसल्टेंट होता है। एंड will focus on his specialism and may disregard other performance requirement। अगर मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है ओनर को और वो डिमांड करता है, तो फिर वो उसको कंसल्ट करता है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह ये करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंसल्ट बताता है क्लाइंट को या फिर ओनर को। इसके बाद आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स का काम आता है। इंजीनियर है यहाँ पे बेसिकली सिविल इंजीनियर की अगर बात करें तो उनका काम कंस्ट्रक्शन का होता है, और जो आर्किटेक्ट होता है उसका काम डिज़ाइनिंग का होता है। तो एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स may define performance specifications और लिस्ट प्रोडक्ट। इंजीनियर डिफाइंस स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो क्लाइंट को डिस्कस कर जाती है और प्रोजेक्ट जो बनना है वो फाइनल किया जाता है। उसके बाद में रोल आता है कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? सेलेक्ट्स सब कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइस, इंटरप्रेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन टीम में इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है कि वो एक तो जो मेन साइट है उस पर जो पूरा होलसेल काम करने का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्टर की होगी। इसके अलावा वो सब कॉन्ट्रैक्टर से भी कॉन्टैक्ट करता है कि भाई अगर जैसे कोई चीज़ है उनको बनवाना है, मान लो कि कोई उसमें ड्रेनेज का काम करवाना है किसी बिल्डिंग में, तो फिर वो क्या लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्च करते हैं जो कि सस्ती दरों पे मिलते हैं। तो ये काम सब कॉन्ट्रैक्टर का होता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो बिल्डिंग बनने वाली होती है उसके डिज़ाइन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या लोकल होते हैं। अगर जैसे किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कोई चीज़ की आवश्यकता है और वो उसे उपलब्ध नहीं हो पा रही अपने स्तर पर, तो उसको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। थोड़े इकोनॉमिक होते हैं क्योंकि लोकली प्रोवाइड करा देते हैं लेबर वगैरह को, तो ये काम सब कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें हमने थोड़ा सा जो भी मैंने बताया उसी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि द कंस्ट्रक्शन क्लाइंट। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन क्लाइंट होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। वन ऑफ क्लाइंट, प्रॉपर्टी डेवलपर, लार्ज प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो क्लाइंट। तो वन ऑफ क्लाइंट में वो आते हैं कि जिनको पहले से कोई अनुभव नहीं है किसी काम का, जैसे नॉर्मली काम शुरू किया है, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो वन ऑफ क्लाइंट के अंतर्गत आते हैं। डज नॉट हैव एन extensive property portfolio and consequently does not have in-house expertise to call upon. When he has a requirement to construct facilities, he will employ external expertise। मतलब उसके पास में खुद के पास में कोई अनुभव नहीं है। जो वन ऑफ क्लाइंट होता है वो अपने अनुभव के लिए जो अदर एक्सपर्टाइज लोग होते हैं उनसे डिस्कस करता है, फिर उन्हीं के अनुसार ही काम करता है। नेक्स्ट इसमें होते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर, बोथ कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपर
property development involves companies who commission many projects. They build speculative development to sell on residential और rent, मतलब इसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों बिल्डिंग आते हैं। तो जैसे अपने जो आसपास जो फ्लैट्स वगैरह बनते हैं ये प्रॉपर्टी डेवलपर में आते हैं, ये मकानों को बेचते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेंट पर देते हैं। तो इस तरह के लोग प्रॉपर्टी डेवलपर में आते हैं, इस तरह के क्लाइंट प्रॉपर्टी डेवलपर में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं लार्ज प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो क्लाइंट। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी होटल्स बनती हैं, रेस्टोरेंट बनती हैं, रिटेल के मॉल वगैरह बनते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट का जो बेसिकली काम होता है वो डिज़ाइनिंग का होता है। कोई भी जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो डिज़ाइनिंग का काम करता है वो आर्किटेक्ट होता है। द आर्किटेक्ट डेवलप्स द बिल्डिंग डिज़ाइन, टेकिंग द क्लाइंट्स ब्रीफ एंड कंबाइनिंग इट विद the advice of the specialist consultants. This is then developed to meet the requirement of building regulations and increasingly sustainability। मतलब जो अपनी बिल्डिंग है वो काफ़ी मतलब लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, कायम रह सके, ऐसे उसमें ये डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट और क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं। द आर्किटेक्ट has the potential to act as the node between the client, main contractor, specialist contractor and many others to ensure the right product are selected and installed correctly। मतलब जो आर्किटेक्ट होता है वो ओनर यानी क्लाइंट और मेन कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एज ए नोड वर्क करता है कि मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा है वो इस तरीके से होगी जो बाद में डिज़ाइनिंग होने वाली है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे से सब चीज़ें इंस्टॉल करें। तो ये काम होता है आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट होता है इसमें इंजीनियर का काम। Working with the architect will be a number of engineers that are responsible for structure, mechanical and electrical design। तो जो इंजीनियर होते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो आर्किटेक्ट से के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर का काम सिविल वाले, मैकेनिकल का काम अदर पर्सन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये लोग करते हैं। इंजीनियर्स मस्ट एंश्योर देयर डिज़ाइन सेटिस्फाइड गिवन डाटा, then they are safe, serviceable and perform well। They will want to understand how your product meets their performance requirement। तो जो भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं उनको चेक करने का काम इंजीनियर का होता है। A site engineer may manage several projects at once and does not lot of different tasks like responsible for team and making sure बजट आर मीट। मतलब जो एक इंजीनियर होता है वो एक टाइम पे काफ़ी प्रोजेक्ट को देख रेख कर सकता है। ए कंसल्टिंग इंजीनियर डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स एंड मीट द नीड ऑफ क्लाइंट एंड द यूजर्स वंस दे आर फिनिश्ड। नेक्स्ट इसमें द मेन कॉन्ट्रैक्टर। द मेन कॉन्ट्रैक्टर ओवरसीज एंड मैनेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स डिज़ाइन। मतलब जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने जो भी डिज़ाइन दिया है आर्किटेक्ट को या क्लाइंट को उसके अनुसार जो मेन कॉन्ट्रैक्टर काम को करवाता है। और इसमें ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी भी उनको भी सलाह देता है और उनकी भी सेवाएं लेता है अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। तो डे टू डे जो साइट होती है उसको विज़िट करता है, ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है तो उनमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाने का काम मेन कॉन्ट्रैक्टर करता है। नेक्स्ट है इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? सब कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक ए कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक वर्क दैट ए कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट डू बट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रेस्पॉन्सिबल। मतलब जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो अपने स्तर पर या तो कर नहीं पा रहा है या फिर वही काम उसको सस्ती दरों पर बाहर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहा है तो फिर ये उसकी सेवाएं ले सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एग्जाम्पल है प्लम्बर कैरिंग आउट वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, टू
लार्ज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कोई कंपनी भी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से कोई एक पर्सन भी हो सकता है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर में ये लोग आते हैं। तो इसमें डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर, नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर, नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर। तो डोमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर में है ए सब कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर। नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर होता है ए सब कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट टू कैरी आउट एन एलिमेंट ऑफ द वर्क। द क्लाइंट negotiates a price with the nominated subcontractor and then instruct the main contractor to appoint them for those work। जो नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ओनर यानी क्लाइंट की पसंद का होता है, वही उससे काम को नेगोशिएट करता है और मेन कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है कि भाई आपको ये वाला काम इस वाले पर्सन से करवाना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ओनर का चहेता आदमी या फिर जिससे हम वो काम करवाना चाहता है, जिसको उसको भरोसा है, इस तरह का सब कॉन्ट्रैक्टर होता है। नेक्स्ट है नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर। ए सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर पैकेज सेलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सब कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर अलाउड फॉर इन द टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो नेम्ड सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसमें क्लाइंट की तरफ से जो अगर कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम प्रोवाइड कराए गए हैं तो उसमें से सेलेक्ट किया जाता है कि टेंडरिंग के थ्रू होता है ये सब। थैंक यू।